नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ नीति लागू कर दी है, जिसका असर दुनिया भर के शेयर बाजार में दिखाई दे रहा है। वहीं इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे कई देशों ने ट्रंप की नीति की आलोचना करते हुए अमेरिका को नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने नए टैरिफ की घोषणा करते हुए कहा कि आज का दिन अमेरिकी उद्योग के पुनर्जन्म और अमेरिका के फिर से समृद्ध बनने के तौर पर याद किया जाएगा। वहीं नरेंद्र मोदी के लिए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के साथ सही नहीं किया। तो ट्रंप के नए टैरिफ से दुनिया भर में मचा हड़कंप। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजरायल ने गजा के बाद अब सीरिया में तेज किया सैन्य अभियान, तुर्की को दूर रहने की दी नसीहत। इंडोनेशिया में आया करीब 6 की तीव्रता वाला भूकंप, दहशत में लोग घरों से निकले बाहर। युगांडा में मलेरिया के खिलाफ शुरू किया गया सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, 11 लाख बच्चों को लगेगा टीका। और चलते चलते में देखेंगे, अरबपति पिता ने अपने ही बेटे को नौकरी देने से किया इनकार, कहा दूसरी कंपनी में काम करो। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जॉर्डन और मिस्र ने गजा में स्थायी युद्ध विराम की कोशिशों पर की चर्चा, इजरायल ने हमास के खात्मे तक लड़ाई जारी रखने का किया है ऐलान। चीन की सेना पीएलए ने ताइवान द्वीप के आसपास किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक चीन सिद्धांत के तहत चीन की नियंत्रण क्षमता के प्रदर्शन का है उद्देश्य। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मॉस्को में की भेंट, दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। बैंकॉक में हो रहे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की द्विपक्षीय वार्ता की संभावना, बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद संबंधों में आई है तल्खी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ नीति 2 अप्रैल से लागू कर दी है। ट्रंप के इस टैरिफ को डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया गया है। अमेरिका की तरफ से नए टैरिफ की घोषणा होते ही दुनिया में नए आर्थिक और सियासी समीकरण बनने की शुरुआत भी हो गई है। टैरिफ की घोषणा के बाद एशिया पैसिफिक देशों के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। जापान के शेयर बाजार में 4% की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार में 2% की गिरावट आई। वहीं सोने की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिला है। सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति की घोषणा करते हुए कहा कि आज लिबरेशन डे है, जिसका अमेरिका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आज का दिन अमेरिकी उद्योग के पुनर्जन्म और अमेरिका के फिर से समृद्ध बनने के तौर पर याद किया जाएगा। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका का फायदा उठाया गया और उसे विदेशियों ने लूट लिया है। हमारे टैक्स पेयर्स को 50 सालों से ज्यादा वक्त से ठगा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ट्रंप ने आगे कहा कि जब वो यहाँ आए थे, मैंने उनसे कहा कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं। यानी हिंदुस्तान पर नाइंसाफी का इल्जाम ट्रंप ने लगाया है। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर 26% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक हिंदुस्तान अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है। वहीं यूरोपीय संघ पर 20%, चीन पर 34%, वियतनाम पर 46%, थाईलैंड पर 36%, जापान पर 24%, दक्षिण अफ्रीका पर 30% और ताइवान पर 32% टैरिफ की घोषणा व्हाइट हाउस ने की है। और खास बात यह है कि नई टैरिफ घोषणाओं में कनाडा और मेक्सिको का उल्लेख नहीं है। व्हाइट हाउस ने कहा कि वे इन दोनों देशों के साथ पिछले आदेशों में निर्धारित किए गए ढांचों के तहत ही काम करेंगे। बता दें कि बीते दिन व्हाइट हाउस ने लगभग 100 देशों की सूची जारी की है, जिन पर डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। इसके तहत जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया है, यह अमेरिका पर उन देशों के लगाए टैरिफ से आधा या लगभग आधे के बराबर है। हालांकि इस सूची में ऐसे देश भी हैं जिन पर उतना ही टैरिफ लगाया गया है जितना उन्होंने अमेरिका पर लगाया है। इसके अलावा 10% का बेसलाइन टैरिफ भी लगाया गया है। वहीं ट्रंप की टैरिफ नीति पर अब नए व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी टैरिफ को गलत बताया है और कहा है कि इससे व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि टैरिफ अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन वे पूरी तरह से अनुचित है। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने कहा कि व्यापार युद्ध किसी के हित में नहीं है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर जर्मनी ने चेतावनी दी है कि व्यापार युद्ध दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनका देश अपनी कंपनियों और कर्मचारियों की रक्षा करेगा और एक खुली दुनिया के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।
वहीं आयरलैंड के व्यापार मंत्री ने इस मुद्दे पर कहा कि उनका देश और यूरोपीय संघ अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए समाधान खोजने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिका ने सभी देशों को चेतावनी दी है कि अभी पलटवार के बारे में ना सोचें, वरना इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे सीरिया की। तो सीरिया में तख्तापलट के बाद भी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से जाने के बाद से सीरिया पर अमेरिका और इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और अब एक बार फिर इजरायल ने सीरिया में बड़ा हमला करते हुए तुर्की को बड़ा संदेश दिया है। सीरियाई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना आईडीएफ ने सीरिया में अपना सैन्य अभियान और तेज कर दिया है। आईडीएफ अब दक्षिणी सीरिया के दारा में घुस गई है। दारा में आईडीएफ और हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के समर्थक लड़ाकों के बीच सशस्त्र झड़पें जारी हैं। हालांकि इजरायली सेना की तरफ से फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सीरिया में फिलहाल अंतरिम सरकार गठित की गई है। एचटीएस विद्रोही गुट सीरिया की सत्ता पर काबिज है और लगातार इजरायली सेना सीरिया में हवाई हमले कर रही है। सीरिया में इजरायल के हमलों का उद्देश्य तुर्की को संदेश देना है कि वो इस इलाके से दूर रहे। इजरायली मीडिया आउटलेट द यरूशलेम पोस्ट ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से इस बात की पुष्टि की है। अधिकारी के मुताबिक इजरायल का संदेश साफ है कि तुर्की सीरिया में सैन्य अड्डा स्थापित ना करे और देश के आसमान में इजरायली गतिविधि में हस्तक्षेप ना करे। दरअसल बीते साल दिसंबर में सीरिया में विद्रोही गुटों ने बशर अल असद परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन खत्म कर दिया था। राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने के बाद सीरिया भीषण गृहयुद्ध की चपेट में आ गया। विद्रोही गुटों में सत्ता हासिल करने की होड़ मच गई। वहीं इजरायल, अमेरिका और तुर्की में भी इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की होड़ दिखाई दे रही है। इसीलिए सीरिया की जमीन पर लगातार हमले हो रहे हैं। सीरिया चौतरफा हमलों की चपेट में है। हालांकि फिलहाल एचटीएस ने कमान तो संभाल ली है, लेकिन विदेशी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। सीरिया विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हालात में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हमले कब रुकेंगे? क्या गजा की तरह सीरिया भी इजरायली हमलों में तबाह हो जाएगा? क्या सीरिया में एक स्थिर सरकार का गठन हो पाएगा? और अब अगली खबरें में बात करेंगे इंडोनेशिया में भूकंप की। तो हाल ही के दिनों में भूकंप के झटकों ने कई देशों को हिलाकर रख दिया है। 3 अप्रैल को सुबह सुबह इंडोनेशिया में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। यह झटका स्थानीय समय अनुसार रात 2:33 पर लगा, जब लोग सो रहे थे। भूकंप का केंद्र टर्नेट शहर से 161 किलोमीटर दूर जमीन के नीचे था। हालांकि इस भूकंप से किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन लोगों में डर का माहौल बन गया है। झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए और रात भर बाहर ही रहे। इससे पहले म्यांमार में भी भूकंप ने कहर बरपाया था। 5 दिन पहले वहां 8 की तीव्रता का भूकंप आया, जिससे भारी तबाही हुई। इसके बाद से लगातार छोटे बड़े झटके महसूस किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल को 2 बार भूकंप आया, जिनकी तीव्रता 4.5 और 4.7 थी। फिर अगले ही दिन यानी 2 अप्रैल को 4.8 की तीव्रता का झटका लगा। हालांकि इन झटकों से कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन म्यांमार के लोग डर के कारण सड़कों पर दिन रात बिता रहे हैं। सरकार ने भी लोगों से सावधान रहने को कहा है। वहीं दूसरी ओर जापान में भी 2 अप्रैल की शाम को क्यूशु क्षेत्र में 6 की तीव्रता का भूकंप आया। यहां भी कोई नुकसान या सुनामी की चेतावनी तो नहीं आई, लेकिन जापान सरकार पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि प्रशांत महासागर के तट पर 9 की तीव्रता का बड़ा भूकंप आ सकता है। यह भूकंप लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इन लगातार भूकंपों ने इंडोनेशिया, म्यांमार और जापान के लोगों में डर पैदा कर दिया है और सभी लोग सावधानी बरत रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे युगांडा की। तो युगांडा ने एक ऐतिहासिक मलेरिया टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2 साल से कम उम्र के 11 लाख बच्चों को टीका लगाना है, जो अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। प्रधानमंत्री रोबिना नब्बांजा ने बुधवार को उत्तरी युगांडा के अपाक जिले के बूमा ग्राउंड्स में टीकाकरण अभ्यास के आधिकारिक शुभारंभ की अध्यक्षता की। अभियान का उद्देश्य 6 से 18 महीने की उम्र के बच्चों को R21 या मैट्रिक्स M इंजेक्शन योग्य टीका लगाना है। नब्बांजा ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह हमारे देश को मलेरिया के भारी बोझ से मुक्त करने की दिशा में एक साहसिक कदम है। एक ऐसी बीमारी जिसने बहुत लंबे समय से हमारे बच्चों के भविष्य को छीन लिया है, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को कमजोर कर दिया है और हमारी सामाजिक आर्थिक प्रगति में बाधा पैदा की है। बता दें कि मलेरिया और अन्य रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ यह टीकाकरण अभियान उच्च से मध्यम मलेरिया ट्रांसमिशन रेट्स वाले 146 में से 105 जिलों में चलाया जाएगा। 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से इसकी पूर्व योग्यता और अनुशंसा के बाद से यह टीका मलेरिया की रोकथाम में एक जरूरी उपकरण साबित हुआ है।
नैदानिक परीक्षणों के 3 चरणों के बाद इसे बीमारी के बोझ को कम करने और मासूमों की जान जाने के दर को कम करने के तौर पर एक गेम चेंजर के रूप में देखा गया है। इस रोल आउट ने युगांडा को मलेरिया के टीके को अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने वाला 19वां अफ्रीकी देश बना दिया। युगांडा में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि कासोंडे मविंगा ने लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नियमित टीकाकरण में मलेरिया के टीके को शामिल करके युगांडा अपने बच्चों की सुरक्षा, जीवन बचाने और एक स्वस्थ भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक साहसिक कदम उठा रहा है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक घाना, केन्या और मलावी में सफल पायलट कार्यक्रमों के बाद इसे शुरू किया गया, जहां इस टीके ने मलेरिया से संबंधित मौत में 13% की कमी की और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में उल्लेखनीय कमी की है। युगांडा में मासूमों में मलेरिया मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है। अकेले 2024 में देश में मलेरिया के 10.9 मिलियन मामले और 3,582 मौत दर्ज की गई थी। युगांडा में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के प्रतिनिधि रॉबिन नंदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस टीके को अन्य मलेरिया रोकथाम उपायों के पूरक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अब चलते चलते में बात करेंगे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के अनोखे उदाहरण की। तो अमेरिकी अरबपति जॉर्ज पेरेज न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट के दिग्गज है और उन्होंने अपने बच्चों के लिए सख्त नियम बनाए थे। पेरेज ने अपने बेटे जॉन पॉल को तब हैरान कर दिया जब उन्होंने अपनी कंपनी में नौकरी देने से उन्हें साफ इनकार कर दिया। जॉन पॉल ने मियामी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पिता की कंपनी में काम करने की इच्छा जताई थी, लेकिन पेरेज ने साफ कहा कि पहले उन्हें न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट बाजार में 5 साल का अनुभव और एक बड़े बिजनेस स्कूल से मास्टर डिग्री लेनी होगी। पेरेज का मानना था कि रिश्ते और पेशा 2 अलग अलग चीजें हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कंपनी में लोग सोचे कि वे अपने बच्चों को बिना योग्यता के आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जॉन पॉल को अपने दोस्त स्टीफन रॉस की कंपनी रिलेटेड कंपनीज में काम करने की सलाह दी। जॉन पॉल ने वहां एनालिस्ट के तौर पर शुरुआत की और बाद में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल से एमबीए किया। 2012 में उन्होंने फिर पिता की कंपनी ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन तब भी जिम्मेदारी नहीं मिली। जॉन पॉल ने हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और आज वे अपने भाई निक के साथ पिता की कंपनी रिलेटेड ग्रुप के सीईओ हैं। जॉर्ज पेरेज अब कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि दोनों बेटे कंपनी को अच्छे से चला रहे हैं। वहीं पॉल का अनुभव अब 10 साल से ज्यादा का हो चुका है। पेरेज का यह तरीका बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का अनोखा उदाहरण है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।